हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल VCL एजुकेशन में। तो इस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं पद्मिनी के बारे में। पद्मिनी की पूरी कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। हमने जैसा कि पिछला वाला वीडियो दिया था जो अलाउद्दीन खिलजी के अभियान का था, उसका वीडियो हमने दिया था पिछला वाले। उस अभियान में हम चित्तौड़ वाले अभियान की चर्चा कर रहे थे। तब हमने बताया था कि हम पद्मिनी के एक अलग सेशन लेंगे। उसी सेशन को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। कौन? पद्मिनी के सेशन को। तो इसके पहले हमने क्या क्या जान लिया है? इसके पहले हमने दिल्ली सल्तनत में जान लिया है गुलाम वंश। गुलाम वंश में हमने क्या जाना है? गुलाम वंश में हमने जाना है किसको? ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बहराम और महमूद शाह, और किसके बारे में? बलबन के बारे में। और उसके बाद जो गुलाम वंश का जो लास्ट शासक रहता है कौन? क्यूमर्स, कैकुबात का लड़का जो रहता है क्यूमर्स, उसके बारे में। क्यूमर्स की हत्या कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है। और खिलजी वंश की स्थापना कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी को पढ़ लिए। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ लिए। अब इसके बाद जो जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी वाला जो सेशन दो सेशन था, तो ये दोनों शासकों की बात कर ली है। तो ये जो खिलजी वाला सेशन है वो भी क्या हो गया है? ख़त्म हो गया है। इसके बाद जो हमारा सेशन आएगा वो तुगलक सेशन आएगा। और जो हम बात कर रहे थे इसके पिछले वाले वीडियो में, हमने बात कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों में हमने किसकी चर्चा कर रहे थे? चित्तौड़ की चर्चा कर रहे थे। चित्तौड़ की चर्चा में हमने बताया था पद्मिनी का एक अलग सेशन लेंगे। तो उसी सेशन को हम आज इस वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए आपने स्टार्ट करते हैं अपने इस पद्मिनी वाले सेशन को। तो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि जब भी हम अपना यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करें तो आपके पास क्या पहुँचे? एक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पद्मिनी की बात करते हैं तो पद्मिनी का कुछ लोग कहते हैं कि इसका कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में एक लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने की कोशिश की। किस पद्मावती एक कविता के रूप में उन्होंने लिखा था, और उस कविता में पद्मावती की सुंदरता का इतनी बखूबी तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो उसी कविता के आधार पर एक फिल्म भी बनी। कौन? पद्मावत किसके? संजय लीला भंसाली के द्वारा बनाई गई थी। और इसमें दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर, शाहिद कपूर ये सब थे। उसके पहले भी तो 5-6 साल पहले सोनी टीवी पे भी सीरियल आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें थी, मतलब जो अभी तक थी पीछे हम जो भी किरदार निभाए जा चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी वगैरह के। तो उन सब चीज़ों को अगर आप देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे एक कहानी के थ्रू पद्मिनी के सेशन को। तो चलिए चलते हैं कहाँ? चित्तौड़। चित्तौड़ में कौन है? राजा रावल रतन सिंह। चित्तौड़ में कौन है? राजा रावल रतन सिंह। और हम बात करेंगे पद्मिनी के। पद्मिनी का पूरा नाम रानी पद्मिनी, और इनका पिता का नाम क्या होता है? इनके पिता का नाम गंधर्व सेन और इनकी माता का नाम चंपावती। किसके? पद्मिनी की माता का नाम चंपावती और इनके पिता का नाम गंधर्व सेन रहता है। और पद्मिनी का जो स्वयंवर उम्र होने के बाद जो इनके पति बनते हैं वो कौन बनते हैं? राजा रावल रतन सिंह। अब बात आती है किसकी? जो पद्मिनी थी, पद्मिनी किसकी पुत्री थी? ये थी किसकी? चंपावती और गंधर्व सेन। अब ये क्या थे? एक कबीले थे। और राजा गंधर्व सेन रानी पद्मिनी के लिए क्या करते हैं? एक स्वयंवर का आयोजन करते थे, क्योंकि और रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी, इनकी सुंदरता के चर्चे बहुत दूर दूर तक हुआ करते थे। और इनके लिए क्या किया गया? एक स्वयंवर आयोजित किया गया। उस स्वयंवर में सभी हिंदू राजाओं को आमंत्रित किया गया और राजपूत राजाओं को भी आमंत्रित किया गया। इसमें कौन कौन पहुंचते हैं? इसमें पहुंचते हैं रावल रतन सिंह। चित्तौड़ से रावल रतन सिंह भी पहुंचते हैं। और सबसे पहले बात करें जो पद्मिनी का हाथ मांगने का काम किया, कौन काम किया? मलकान सिंह पद्मिनी का हाथ मांगने का काम किया था सबसे पहले। और यहीं जब स्वयंवर हो रहा था तो स्वयंवर में
राजा रावल रतन सिंह मलकान सिंह को क्या कर देते हैं, स्वयंवर में परास्त कर देते हैं। तो अब राजा रावल रतन सिंह की शादी किससे हो जाती है, पद्मिनी के साथ। राजा रावल रतन के साथ किसकी शादी हो जाती है, पद्मिनी के साथ। इससे पहले राजा रावल रतन की 13 शादियाँ हो चुकी थी और सभी से वो अच्छा, ये जब शादी होती है पद्मिनी के साथ राजा रावल रतन सिंह की, तो राजा रावल रतन सिंह आते हैं कहाँ, चित्तौड़ लेकर आते हैं किसको, पद्मिनी को। पद्मिनी को चित्तौड़ लेकर आते हैं। यहाँ 13 शादी इनकी पहले से भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये पद्मिनी के साथ क्या करते हैं, विवाह करते हैं और इतना प्रेम देते हैं पद्मिनी को। और इसके बाद राजा रावल रतन सिंह ने कोई भी क्या नहीं किया, विवाह नहीं किया पद्मिनी के बाद। तो इसके बाद अगर हम बात करें, जो राजा रावल रतन सिंह थे वो सभी से प्यार करते थे, अपनी प्रजा से भी प्यार करते थे। और जो उनके राज्य में जो कलाकार होते थे, जैसे जो नृत्य करने वाले होते थे या कारीगर होते थे, संगीतकार होते थे, इन सभी की वो क्या करते थे, प्रशंसा करते थे और उन्हें क्या करते थे कि स्वागत के रूप में कुछ पुरस्कार भी दिया करते थे, सम्मानित भी किया करते थे। ये सब राजा रावल रतन सिंह अपने राज्य में किया करते थे। अब इन्हीं के राज्य में एक व्यक्ति था, राघव चेतक। राघव चेतक एक प्रसिद्ध गीतकार था जो बहुत ही अच्छा गीत को गाया करता था और साथ ही उसके पास काला जादू का भी ज्ञान था। लेकिन इसका पता इसे किसी को भी पता नहीं इसका मतलब ये कभी प्रयोग नहीं करता था और किसी को पता भी नहीं था कि राघव चेतक के क्या काला जादू जानता था। और इसका प्रयोग वो करना चाहता है किसके ऊपर, अपने ही राजा के ऊपर काला जादू का प्रयोग करना चाहता है। और जब ये करना इसको प्रयोग जब करना चाहता है तब इसकी पता किसको चलती है, राजा रावल रतन सिंह को पता चलती है कि इसके पास काला जादू की ज्ञान है और ये अपने ही राजा के ऊपर क्या करना चाहता है, प्रयोग करना चाहता है। तब क्या करते हैं, इसको एक घोड़े पर बिठा करके और इसके मुख को काला करके इसे राज्य से क्या कर दिया जाता है, बहिष्कृत कर दिया जाता है। किसे, राघव चेतक को। राघव चेतक को राज्य से बहिष्कृत कर दिया गया और अपमानित किया गया। मतलब ये इसको लगता है कि इसको अपमान लगता है क्योंकि उसके मुख को काला कर दिया, गधे पे बैठा करके राज्य से बहिष्कृत कर दिया गया। जब बहिष्कृत कर दिया गया, इस घिनौनी सज़ा को देख कर कुछ लोग भी राजा रावल रतन सिंह से क्या हो गए, नाराज़ हो गए। मतलब वो राजा रावल रतन सिंह से दुश्मनी ले लिए कुछ और लोगों ने भी। और राघव चेतक ने भी राजा के खिलाफ क्या कर दी, बगावत कर दी। अब यहाँ राजा रावल रतन सिंह के खिलाफ जब बगावत करता है राघव चेतक, अब उसके दिल में ये होता है कि रावल रतन सिंह को कैसे भी क्या करना है, वो अपने अपमान का बदला लेना है। किससे, रावल रतन सिंह से। राघव चेतक के मन में हमेशा चलने लगता है कि रावल रतन सिंह से हमेशा बदला लेना है, हमें अपने अपमान का बदला लेना है। अब उस समय दिल्ली में कौन शासन कर रहा था, खिलजी। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। इस चीज़ का पता किसको रहता है, पहले से राघव चेतक को। अब यहाँ ट्विस्ट आता है कहानी में। अब यहाँ एग्जिस्ट करते हैं कौन, खिलजी। खिलजी का अब यहाँ से इस कहानी में अब ट्विस्ट होता है। अब खिलजी की एंट्री होती है। खिलजी की एंट्री कैसे होती है, अब राघव चेतक किसको पहले से ही जानता था, खिलजी को। खिलजी एक बहुत ही शक्तिशाली हम कह सकते हैं सुल्तान था और उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता था। मतलब खिलजी के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता था। तो अब इसका पता किसको था, पहले से राघव चेतक को था। वो किसी भी बहाने से खिलजी से मिलना चाहता था। खिलजी से मिल जाता तो उसका एक उद्देश्य ये हो जाता कि खिलजी को किसी भी तरीके से उकसा करके चित्तौड़ पर क्या कर दिया जाए, अटैक करवा दिया जाए। अब ये राघव चेतक अपने प्लान में कामयाब होता है। प्लान क्या बनाता है, प्लान ये बनाता है और इसको पहले से ही पता रहता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं वो अपने दिल्ली के पास के जंगलों में क्या करने जाते हैं, शिकार को
खेलने जाते हैं। अब राघव चेतक दिल्ली के पास के जंगलों में जाता है और वहाँ पे बांसुरी रोज़ बजाया करता था और सुरीली धुन को निकाला करता था बांसुरी बजा करके। तो एक दिन इसकी किस्मत खुलती है और अलाउद्दीन खिलजी जंगल में जाते हैं और इसकी बांसुरी की आवाज़ अलाउद्दीन खिलजी के कानों तक पहुंचती है। इतनी सुरीली बांसुरी की आवाज़ सुन करके अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि ये कौन सा व्यक्ति है जो इतनी सुरीली आवाज़ को बजा रहा है, बांसुरी की इतनी सुरीली आवाज़ बजा रहा है, उसको दरबार में पेश किया जाए, उसको दरबार में लाया जाए। तो उसके सैनिक जाते हैं, राघव चेतक को पकड़ के ले आते हैं और दरबार में पेश करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सामने। तो सुल्तान के सामने जब राघव चेतक आता है तो राघव चेतक एक चालाक व्यक्ति था। उसने क्या करता है, एक चालाकी दिखाते हुए कहता है कि आपके दरबार में इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं। राघव चेतक क्या कहता है कि आपके दरबार में इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, तो फिर इस साधारण से संगीतकार को आप अपने राज्य में क्यों बुला रहे हैं। अब इस बात को जब सुल्तान सुनता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है, ये कहना क्या चाहता है। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी किससे, राघव चेतक से कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहिए। तब यहीं पे राघव चेतक किसके बारे में बताता है, चित्तौड़ की महारानी, किसके, चित्तौड़ की महारानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बखान करता है। कौन, राघव चेतक। राघव चेतक अलाउद्दीन खिलजी के सामने रानी पद्मावती की सुंदरता का इस तरीके से बखान करता है और अलाउद्दीन खिलजी उसके बातों को जब सुनता है, किसके, राघव चेतक इतनी मतलब इतना अच्छे तरीके से बखान कर रहा था, इतनी कि अब क्या बताएं कि मतलब इतना ज़्यादा बखान कर रहा था, इतना, और वो पद्मावती इतनी सुंदर भी थी और इतने अच्छे तरीके से बखान किया कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके मन में इतना एक्साइटमेंट आया, उसके अंदर इतना एक्साइटमेंट आया, उन्होंने निश्चय कर लिया कि इसको पद्मावती को प्राप्त करने का, मतलब उसके दिमाग में ये गूंजने लगा कि पद्मावती इतनी सुंदर हैं तो हम उसे प्राप्त जरूर करना चाहेंगे। और उसने अटैक करने के लिए, चित्तौड़ पे अटैक करने के लिए क्या करने लगा, प्लान बनाने के, उसके दिमाग में प्लान सूझने लगा। किसके, खिलजी के दिमाग में, कि वो कैसे अब पद्मावती को प्राप्त कर सकता है। अब यही तो राघव चेतक क्या करना चाहता था, यही तो चाहता था राघव चेतक। अब अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की सुंदरता को सुनकर क्या करता है, चित्तौड़ की तरफ अभियान करने की कोशिश करेगा। राघव चेतक ने उसे किसको, अलाउद्दीन खिलजी को उसका दिया है। तो अब क्या करेगा, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की तरफ अभियान करेगा। अब देखो अभियान कैसे करता है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ कहाँ, चित्तौड़ की तरफ अभियान करता है। चित्तौड़ का जो किला होता है उसके पास जाता है, किले को भेदने की कोशिश करता है, लेकिन वो किले को भेदने में क्या हो जाता है, नाकाम हो जाता है। वहाँ पर इतनी पुख्ता जो सुरक्षा व्यवस्था थी चित्तौड़ के किले पर, बहुत ही अच्छी सुरक्षा व्यवस्था, मतलब पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। और इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना होती हैं किले को भेद नहीं पाती हैं। जब किले को भेद नहीं पाती हैं तो अलाउद्दीन खिलजी निराश हो जाता है और निराश होकर के फिर रावल रतन सिंह के पास एक संदेश भिजवाता है। संदेश क्या भिजवाता है कि वो रानी पद्मावती की एक झलक देखना चाहता है। तो अब उस समय जो राजपूत शासक होते थे या राजपूत घरानों में किसी को उनके पत्नी को देखना ये शर्म सी बात होती थी, मतलब उनसे कोई कह देती, ये शर्म की बात महसूस किया जाता था। और कोई भी अगर रानी को भी देखना चाहे या कोई किसी को देखना चाहे तो वो पर्दे में ही देख सकता था। अब खिलजी किसके पास, रावल रतन सिंह के पास क्या करता है, एक संदेश भिजवाता है कि वो रानी पद्मावती को क्या करना चाहता है, देखना चाहता है। अब इस बात को किसके, रावल रतन सिंह के पास आती है। तो रावल रतन सिंह कहते हैं कि जब वो रानी पद्मावती को देख लेगा तो वो क्या करेगा, वापस चला जाएगा। तो
अब यहाँ पे बात आती है राजा रावल रतन सिंह पद्मिनी से कहते हैं कि आपको खिलजी देखना चाहता है। पद्मिनी अपने राजा की बात को सुन करके उनकी बात को मानती हैं और एक शर्त पर मानती हैं कि जो खिलजी होगा, खिलजी उसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाएगा, वो प्रतिबिंब मतलब जो पद्मिनी है, पद्मिनी के प्रतिबिंब को ही देखेगा। मतलब अब ऐसी तैयारी की जाती है। तैयारी कैसे की जाती है कि जो पद्मिनी आएंगी तो उनका प्रतिबिंब एक आईने पर बनेगा। अब उस आईने में जो खिलजी होगा पद्मिनी के दृश्य को, प्रतिबिंब को देखेगा। अब यहाँ पे तैयारी की जाती है कि जो खिलजी आएगा और पद्मिनी की झलक को देखने के लिए कौन आएगा? खिलजी आएगा। अब यहाँ खिलजी अपने कुछ ताकतवर सैनिकों के साथ अंदर किले में प्रवेश करता है और प्रवेश करता है और जो सैनिक होते हैं उसकी देख रेख भी करते रहते हैं। और जब यहाँ किले में प्रवेश करता है, जब पद्मिनी आती हैं और आईने में उनका प्रतिबिंब बनता है, पर्दा हटाया जाता है कुछ सेकंड के लिए, तो एक जैसे ही देखता है खिलजी इतना मदहोश हो जाता है कि मतलब उन पद्मिनी की सुंदरता को देख करके इतना मोहित हो जाता है कि अब वो निश्चय कर लेता है कि पद्मिनी को किसी भी तरीके से उसे क्या करेगा? प्राप्त करेगा। किसी भी तरीके से क्या करेगा? पद्मिनी को प्राप्त करना चाहेगा, प्राप्त करेगा। किसको? पद्मिनी को। अब खिलजी ये निश्चय कर लेता है। अब वहाँ से लौटता है। राजा रावल रतन सिंह भी उसके साथ शिविर में लौटते हैं। तो शिविर में लौटते वक्त यहाँ पे एक छल करता है। अब उसे क्या मिल जाता है? एक मौका मिल जाता है राजा रावल रतन सिंह को अगवा करने का। खिलजी और उसके सैनिक मिल करके राजा रावल रतन सिंह को क्या कर लेते हैं? अगवा कर लेते हैं। जब राजा रावल रतन सिंह को खिलजी और उसके सैनिक मिल करके अगवा कर लेते हैं, तो अगवा करने के बाद फिर किले में ये संदेश भिजवाया जाता है कि आपके राजा के बदले आपकी रानी को मतलब यहाँ खिलजी के हवाले करना होगा यदि आप अपने राजा की सलामती चाहते हैं। तब अब यहाँ बात आ गई किसकी? मतलब वो किसको? पद्मिनी को चाहता था, पद्मिनी उसके पास आ जाए और फिर राजा रावल रतन सिंह को छोड़ दिया जाएगा। अब इसकी बात जब किले में पहुँचती है तब गोरा और बादल दो जनरल रहते हैं, उन्होंने डिसाइड किया युद्ध करने का। किससे? खिलजी से। खिलजी से युद्ध करने का फैसला लिया और पद्मिनी के साथ एक योजना बनाते हैं। योजना बनाते क्या है कि 150 पालकी जाएगी, जिसमें उनको लगेगा, खिलजी की सेना को लगेगा कि उसमें रानी पद्मावती आ रही हैं, लेकिन उसमें कौन जाएगा? सैनिक जाएंगे। अब यहाँ किले से 150 पालकी निकलती हैं। 150 पालकी में कौन रहते हैं? सैनिक रहते हैं। किसके? राजा रावल रतन सिंह के सैनिक रहते हैं। शिविर की तरफ चलते हैं। एक जगह पे टोली रुकती है। तब खिलजी के सैनिक देखते हैं, कहते हैं कि रानी पद्मावती, मतलब खिलजी के जो भी सैनिक होते हैं वो सोचते हैं रानी पद्मावती किसी न किसी एक पालकी में ज़रूर होंगी। और ये समझ करके राजा रावल रतन सिंह का वो बहुत ही अपमानित करते हैं। कौन? खिलजी के जो भी सैनिक होते हैं राजा रावल रतन सिंह को अपमानित करते हैं और अपमानित हुए शब्द कहते हैं। अब टोली जब पहुंचती है यहाँ पे खिलजी के सेना के पास, तब यहाँ से उसमें पद्मावती ना होकर के रावल रतन सिंह के सैनिक होते हैं। गोरा और बादल दो सेनापति भी रहते हैं, और जिसमें यहाँ पे युद्ध होता है किससे? खिलजी की सेना से और राजा रावल रतन सिंह के सेना से। अब यहाँ पे गोरा जो उनका सेनापति रहता है वो लड़ते हुए यहाँ पे शहीद हो जाता है। बट बादल यहाँ रावल रतन सिंह को लेकर के और खिलजी के जो घोड़े होते हैं उन्हीं को घोड़े को लेकर के अपने किले में दोबारा प्रवेश कर ले जाता है। मतलब किले में वापस सुरक्षित लेकर चला जाता है। किसको? राजा रावल रतन सिंह को। अब राजा रावल रतन सिंह अपने कहाँ पहुँच गए? अपने फिर चित्तौड़ के किले में पहुँच गए हैं। अब जब यहाँ पे हार होती है किसकी? खिलजी की। जब खिलजी की हार होती है तो ये बहुत हो जाता है क्रोधित, गुस्सा हो जाता है। तो अब वो निश्चित कर लेता है किसका कि अब वो किसी भी तरीके से चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करेगा। अब यहाँ बात आती है, फिर अपना शुरू करता है
अभियान चित्तौड़ पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या करता है कि किले को भेद तो नहीं पाता। जब किले को नहीं भेद पाता तब क्या करेगा कि वो एक निश्चय करता है कि जो किला है उसकी घेराबंदी करके रखेगा। मतलब किले के अंदर से कोई भी व्यक्ति बाहर या बाहर से कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। अब उस किले की घेराबंदी करके रख दिया कौन? खिलजी अपने किले के चारों तरफ क्या करता है, एक मतलब मजबूत ताकतवर सेना लगा देता है और वहीं पे क्या हो जाता है, बैठ जाता है। और कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि जो किले के अंदर जब कोई भी आवागमन नहीं रहता है तो जो खाने पीने की सामग्री है ना अंदर जा पाती है ना बाहर आ पाती है कोई भी चीज़, तब किले के अंदर क्या होती है कि खाने की कमी होने लगती है। मतलब कि जो खाने पीने की कमी होने लगती है कहाँ? किले के अंदर। तब बाद में रावल रतन सिंह को जब पता चलता है इसकी कि उनके पास अब ये खाने के लिए नहीं बचा हुआ है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब क्या करना पड़ेगा कि और अच्छा हाँ, रावल रतन सिंह के साथ कोई भी और राजा भी नहीं साथ में आ रहा था, क्योंकि खिलजी का इतना वर्चस्व था। खिलजी के सामने कोई भी राजा, मतलब खिलजी के खिलाफ कोई भी राजा नहीं आना चाहता था। अब यहाँ पे राजा रावल रतन सिंह खुद निश्चय करते थे, क्योंकि उस या तो डिसाइड कर लेते थे। मतलब राजा रावल रतन सिंह के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो खिलजी के सामने क्या कर दें, सरेंडर कर दें, मतलब कि आत्मसमर्पण कर दें, या तो युद्ध करें। अब उस समय जो राजपूत लोग होते थे वो अपने सर को कभी झुकाते नहीं थे, वो कभी समर्पण नहीं करते थे, आत्मसमर्पण नहीं करते थे, चाहे उनकी जान क्यों न चली जाए। तो वो राजा रावल रतन सिंह क्या करते हैं कि डिसाइड करते हैं कि युद्ध करने का खिलजी की सेना से। अब उन्होंने राजा रावल रतन सिंह ने अपनी सेना को आदेश दिया कि दरवाज़ा खोल दिया जाए और मरते दम तक खिलजी की सेना से युद्ध किया जाए। अब इसकी इधर जब खिलजी की सेना से ये लोग युद्ध करते हैं और मरते दम तक, उधर इस तरफ ये लोग शहीद भी हो जाते हैं। उधर पद्मावती को पता चलता है तो पद्मावती भी क्या कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं, क्योंकि पद्मावती की यह एहसास हो गया था कि अगर वो खिलजी चित्तौड़ पर विजय पा लेगा तो खिलजी के साथ उसे दिल्ली भी जाना पड़ेगा। खिलजी के साथ पद्मावती को दिल्ली जाना पड़ेगा। तो वो अपनी प्रतिबद्धता को प्रमाण देने के लिए उन्होंने भी क्या कर लिया, जौहर कर लिया, मतलब आग में कूद जाती हैं। और राजपूत जो महिलाएं रहती हैं वो भी आग में कूद कर अपनी क्या कर लेती हैं, जान दे देती हैं। तो इससे जब खिलजी किले में प्रवेश करता है तो वो देखता है कि यहाँ पर मृत शव देख पाता है और कुछ हड्डियाँ देख पाता है। इससे खिलजी और क्रोधित हो जाता है। पद्मिनी को तो प्राप्त नहीं कर पाया और क्रोधित भी हो जाता है और 30,000 राजपूतों की हत्या कर देता है। कौन? खिलजी। अब यहाँ पे पद्मिनी का क्या हो गया है, अंत हो गया है। तो यहाँ तक आपका सेशन हो गया कंप्लीट। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो इसके बाद यही चित्तौड़ के अभियान करने के बाद यहाँ का जो नामकरण भी करता है अलग से खिलजी। और इसके बाद भी जो अभी मूवी आई हैं, पद्मावत भी मूवी आई है, उसको आप देखने की कोशिश करिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखिए, उसमें भी अच्छे तरीके से दर्शाने की कोशिश की गई है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे कि पद्मिनी से किसका प्रेम था? अलाउद्दीन खिलजी का प्रेम था। ऐसा प्रेम कौन कहता है भाई? ये तो ज़बरदस्ती पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। तो चलिए, जो कुछ भी था, आप कैसा प्रेम था कैसा नहीं था ये आप खुद डिसाइड करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो को देखने पर। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही हम बताने की कोशिश करते हैं और अगला जो हमारा सेशन होगा वो तुगलक वंश के बारे में होने वाला है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।